श्री चारू तिवारी उत्तराखंड के जनवादी मुद्दों पर मुखर रहने वाले पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। द्वाराहाट के निकट गगास क्षेत्र के निवासी चारुदा युवावस्था में समाजवादी नेता विपिन त्रिपाठी के संपर्क में आए और फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे ही बढ़ते गए। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान उन्होंने मुरादाबाद में रहकर आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। देश के शीर्षस्थ समाचार पत्रों में काम किया और विपिन त्रिपाठी, चंद्र सिंह राही, हीरा सिंह राणा जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में किताबें लिखी। क्रिएटिव उत्तराखंड सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रेरणा स्रोत रहे और युवाओं को पहाड़ से जुड़े मुद्दों पर एकजुट किया। अपने समय के सभी जन आंदोलनों में सशरीर उपस्थित रहकर उन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। द्वाराहाट किताब कौतिक के दौरान चारुदा से विपिन त्रिपाठी जी के सामाजिक योगदान और समाजवादी राजनीति पर एक लंबी बातचीत हुई। यह बातचीत विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसी संस्थान में हुई और इस संस्थान के निर्माण के समय विपिन त्रिपाठी जी के संघर्ष में चारुदा हमेशा उनके साथ रहे। द्वाराहाट किताब कौतिक के माध्यम से आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पहुँचने के बाद विपिन त्रिपाठी जी का नाम हमने काफ़ी सुना है और उन्हीं की इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इस समारोह को, इस किताब कौतिक आयोजन को किया गया है। तो सर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट और एज अ जर्नलिस्ट आप बहुत उनके करीब रहे, उनको जाना है, समझा है, तो आप हमें थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और ये जो द्वाराहाट किताब कौतिक है उसमें आप लोग आए हैं और उसके बाद आप इन विषयों पर भी बात करना चाह रहे हैं कि विपिन त्रिपाठी का मतलब पहली बात तो ये है कि विपिन त्रिपाठी को याद करने का मतलब, विपिन त्रिपाठी को समझने का मतलब एक बड़े कालखंड को समझना है। उस कालखंड को जिसमें अतीत है, वर्तमान है और भविष्य है और उसमें कई पीढ़ियों की राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक आलोक में भी हम विपिन त्रिपाठी को समझ सकते हैं। एक किस्म से आप ये भी कह सकते हैं कि विपिन त्रिपाठी को जब हम याद करते हैं कोई व्यक्ति को नहीं बल्कि एक बड़ी धारा को याद करते हैं। और 1989 में 79 में विपिन त्रिपाठी, हम कक्षा 9 में पढ़ते थे, तो मेरी 3 लोगों से पहली मुलाकात हुई। तो उसमें एक थे विश्वविख्यात वैज्ञानिक और कुमाऊं विश्वविद्यालय के पहले कुलपति प्रोफेसर डी पंत और दूसरे व्यक्ति थे जसवंत सिंह बिष्ट जो पहले विधायक उत्तराखंड क्रांति दल के रहे राजनीति से, और तीसरे थे विपिन त्रिपाठी। इनको देखने का हमारा जो पहला अनुभव था, मेरा बाल सुलभ था, मतलब उनको ये देखना था कि वैज्ञानिक को हम देखने जा रहे हैं। तो ये लोग, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल नया नया बना था, तो ये लोग अपनी पार्टी का प्रचार करने आए थे और ये लोग बता रहे थे कि उत्तराखंड राज्य की जरूरत है। अब उस समय ये तो समझ में नहीं आता था कि राज्य कैसा है, क्या है, लेकिन हमको उनके भाषणों से, उनकी बातचीत से लगता था कि जो बात कह रहे हैं अच्छा कह रहे हैं। तो विपिन त्रिपाठी से पहला परिचय बहुत छोटी उम्र में इस समय हुआ था। तो विपिन त्रिपाठी जी को जानने का जब मुझे मौका मिला, वो जो पहला विपिन त्रिपाठी को बहुत छूने का मौका, उनको अंदर तक जानने का मौका, मतलब मैं एक आपसे ये बात जरूर कह सकता हूँ कि मैंने विपिन त्रिपाठी को जाना भी है, उनके साथ में लगभग 30 साल में रहा भी उनके साथ। अच्छा। लेकिन एक तरह से ये कह सकते हैं जैसे एक छूना कहते हैं ना किसी को, मैंने विपिन त्रिपाठी को बहुत अंदर तक छुआ है। तो इसलिए विपिन त्रिपाठी के बहुत सारे आयामों को जब हम देखते हैं तो मैंने विपिन त्रिपाठी के व्यक्तित्व और कृतित्व के आलोक में पूरे हिमालय को मैं देखता हूँ, पहाड़, गाँव और यहाँ की आर्थिकी, यहाँ के रोजगार, यहाँ की महिलाओं के कष्ट, यहाँ के युवाओं के सपने, एक बहुत बड़ा विजन विपिन त्रिपाठी का था। तो मैं यहाँ से उसको शुरू करता हूँ कि विपिन त्रिपाठी जब बनते हैं या विपिन त्रिपाठी जैसे जो लोग होते हैं, तो उसमें हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है और इतिहास का एक बहुत बड़ा जो सहयोग है वो रहता है। विपिन त्रिपाठी एक ऐसी धारा से आई कि हम जहाँ पर बैठे हैं इस समय, जहाँ आप मेरे से बातचीत कर रही हैं, ये द्वाराहाट का बहुत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और शैक्षिक जगह है ये। जी। और इसके बिल्कुल बगल में एक जगह है दुनागिरी, और उसके वहाँ एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको हम भटकूट कहते हैं। अच्छा। भटकूट जो है हमारे यहाँ मानसखंड में भी उसका जिक्र है कि वहाँ पर से 7 बड़ी नदियाँ निकलती थी। ये मतलब नदियों का एक पूरा क्षेत्र था। अच्छा। जिसमें गगास और गगास जो बड़ी नदी है वो अभी भी है, और इसमें एक सुरभि और एक ये नंदिनी नदी भी है जो अभी मंडलेश्वर में मिलती है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये बहुत समृद्ध इतिहास से एक परिपूर्ण जगह, बहुत विशिष्ट भूगोल से ये नाता रखता है। तो 1936 में जब कांग्रेसी की एक बहुत बड़ी धारा समाजवादी की कांग्रेस के अंदर उभर रही थी, तो उस समय हमारे इस बगल में द्वारहाट से लगभग यहाँ से 9 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर यहाँ एक कपड़ा एक जगह है, वहाँ एक बिमला नगर सम्मेलन हुआ था उघाड़ी में। तो ये 1939 की बात है। तो 1939 में 28-29 अक्टूबर 1939 को एक बहुत बड़ा सम्मेलन समाजवादियों और कांग्रेस के अंदर के समाजवादियों का एक सम्मेलन हुआ था, जो पूरे देश में एक नई किस्म के भारत की कल्पना कर रहे थे।
अच्छा। तो उस सम्मेलन में यहाँ के बहुत बड़े-बड़े नेता जिसमें आचार्य कृपलानी वगैरह सब लोग आए थे देश के। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जब वो सम्मेलन हुआ तो यहाँ मदन मोहन उपाध्याय एक बहुत बड़े नेता इस द्वाराहाट के हुए हैं। तो मदन मोहन उपाध्याय जो है वो आनंद भवन में रहते थे। अच्छा। तो आनंद भवन में पढ़े भी और आनंद भवन में उनकी राजनीति भी हुई। तो उस समय उनके जो बड़े भाई थे शिवदत्त उपाध्याय वो मोतीलाल नेहरू जी के पर्सनल सेक्रेटरी थे। अच्छा। ये संदर्भ आप में विपिन त्रिपाठी को समझने के लिए नए पीढ़ी को बताने के लिए कह रहा हूँ विपिन त्रिपाठी बनते कैसे हैं या विपिन त्रिपाठी प्रेरणा कहाँ से लेते हैं। तो जो सिद्धू उपाध्याय जी थे वो मोतीलाल नेहरू जी के सेक्रेटरी थे। फिर वो जवाहरलाल नेहरू के सेक्रेटरी रहे। तो वो आनंद भवन उनका घर था और आज़ादी के आंदोलन का बड़ा केंद्र था पूरे देश भर का। तो मदन मोहन उपाध्याय अपने भाई साहब के साथ वहाँ रहते थे शिवदत्त उपाध्याय जी का। अच्छा। और शिवदत्त उपाध्याय पहाड़ की भी कितनी बड़ी हस्ती थी इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि वो मध्य प्रदेश रीवा से 3 बार लोकसभा के सांसद रहे। अच्छा। और 2 बार वो राज्यसभा के सांसद भी रहे। और मदन मोहन उपाध्याय जो वानर सेना इंदिरा गांधी ने बनाई थी उसी के संस्थापकों में से एक थे। अच्छा। वो भी क्योंकि आनंद भवन में रहते थे वो सारी चीज़ें थी। और उन्होंने एक बहुत सुंदर गीत लिखा था जो आज़ादी के समय गाया जाता था। तो मदन मोहन उपाध्याय जब वहाँ से इधर आए तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन में मदन मोहन उपाध्याय जो है मदन मोहन उपाध्याय पर अंग्रेजों ने 1000 रुपये जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इनाम घोषित किया था। ठीक है। तो उस समय जो बॉम्बे में बहुत बड़ा एक गुप्त रेडियो चलाया समाजवादियों ने जिसमें राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण वगैरह सब लोग शामिल थे। तो उसमें जो रेडियो का संचालन करते थे मदन मोहन उपाध्याय करते थे क्योंकि वो यहाँ से भाग के चले गए थे। अच्छा। और तो उनको अंग्रेज उनको जिंदा या मुर्दा वैसे नहीं पकड़ पाए। हालांकि बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई। तो वो मदन मोहन उपाध्याय तो एक नेता थे यहाँ। दूसरे नेता यहाँ पर एक हरिदत्त मटपाल जी थे जो इसी क्षेत्र में सब आंदोलन को चला रहे थे। एक बड़े नेता और थे हमारे यहाँ उनका नाम था हरिदत्त कांडपाल। अच्छा। ये सब लोग जो है यहाँ की एक राजनीतिक चेतना को आगे बढ़ा रहे थे। चेतना बढ़ रही थी तो उसी समय हमारे इस क्षेत्र में बहुत 2-3 और बड़े खीम सिंह नेगी और राम सिंह 2 बड़े और नेता यहाँ लोकल में हुए थे। अच्छा। तो इस प्रकार से ये आज़ादी का वो दौर था जब हमको लगभग आज़ादी उसके लगभग बाद फिर मिल गई थी। 1942 में ये हुआ, 1947 में हमको आज़ादी मिल गई थी। तो उसी दौर में विपिन त्रिपाठी का जन्म हुआ। तो विपिन त्रिपाठी का जन्म जो है इसी दौर में हुआ है। उनका 23 फरवरी 1945 को विपिन त्रिपाठी का जन्म हुआ। तो वहाँ से मैंने ये पृष्ठभूमि आपको इसलिए बताई क्योंकि इसका प्रभाव कभी-कभी व्यक्तियों के निर्माण में पड़ता है। तो जब विपिन त्रिपाठी बहुत छोटी उम्र के थे 18-19 वर्ष की तो उन पर समाजवादियों का और मदन मोहन उपाध्याय यहाँ सक्रिय थे। वो पहली बार विधानसभा का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इसी सीट से आज वो भूगोल बदल गया उस पर बात करूंगा तो लंबा हो जाएगा। तब मदन मोहन उपाध्याय यहाँ के विधायक थे पहले 1952 में जो चुनाव हुआ। इस बात को आप समझ सकते हैं कि मदन मोहन उपाध्याय की राजनीतिक प्रतिबद्धता और वो राजनीतिक रूप से कितने गहरे तक चीज़ों को समझते थे कि जिस नेहरू परिवार में उनके साथ उनके पारिवारिक संबंध थे उस कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े वो। अच्छा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़े पीएसपी से। और पीएसपी से पहले वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गए और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष के उपनेता बने। तो और उसी समय जो अभी मैंने हरिदत्त कांडपाल जी की बात कही वो भी रानीखेत की दूसरी सीट से वो भी विधायक थे और वो भी 4 बार विधायक बने। तो इस प्रकार से एक राजनीतिक पृष्ठभूमि यहाँ पर थी और विपिन त्रिपाठी को प्रेरित कर रही थी। तो विपिन त्रिपाठी उनसे बहुत प्रभावित थे। तो इस प्रकार से वो समाजवादी धारा से जुड़ गए और उस समय यहाँ बहुत सारे 2-3 बहुत बड़े समाजवादी नेता हुए जिसमें बाद में जिसमें प्रताप भैया नैनीताल में थे। एक हमारे जनार्दन मिश्रा जी थे बहुत बड़े नेता थे। नारायण दत्त तिवारी भी थे और एक हमारे रामदत्त जोशी थे। ये बड़े समाजवादी नेता थे और यहाँ पर से चुनाव भी जीतते थे। अच्छा। तो विपिन त्रिपाठी उनके सबके प्रभाव में थे और देश में एक बहुत बड़े समाजवादियों की बहुत बड़ी लाइन खड़ी हुई जिसमें राम मनोहर लोहिया जिनका नेतृत्व करते थे। और राम मनोहर लोहिया के साथ जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दिमी, मधु दंडवते ये तमाम लोग शामिल थे। और उसी समय विपिन त्रिपाठी ने ITI किया। उनके पिताजी यहीं दिल्ली के रहने वाले विपिन त्रिपाठी जी हैं। तो उनके पिताजी जो हैं मुक्तेश्वर में वो डाक विभाग में काम करते थे। तो विपिन त्रिपाठी ने हाई स्कूल इंटर ऐसी किया और उसके बाद उन्होंने ITI किया था। तो ITI करने के बाद उन्होंने BA किया और ये सब आपके नैनीताल के उस इर्द गिर्द ही रहना हो रहा था। तो विपिन त्रिपाठी उस समय जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की जो छात्र विंग होती थी युवा विंग होती थी उसको युवजन जनसभा कहा जाता था। युवजन जनसभा के विपिन त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के उस समय के सचिव थे। अच्छा। तो उन्होंने बहुत बड़ी और उस समय पूरे तराई के अंदर ये बड़ा आंदोलन चला जो भूमिहीनों को ज़मीन दिलाने का उसको समाजवादी लड़ रहे थे। तो उसमें देश के जिन्होंने इमरजेंसी लगाने में
बहुत बड़ी भूमिका निभाई, राजनारायण, वो उस आंदोलन में शामिल थे, और कैप्टन भदौरिया जो बहुत बड़े नेता थे समाजवादियों के, वो भी उस आंदोलन को चलाया। तो बिपिन त्रिपाठी जैसे युवा उन आंदोलन में शामिल हो गए। तो ये मैं आपको 1969 की बात बता रहा हूँ। 1959 उस दौर में बिपिन त्रिपाठी यूजन उसमें शामिल हुए, समाजवादी पार्टी में। तो वहाँ पर उन्होंने एक यूजन मशाल करके एक अखबार निकलता था, जो जनता के सवालों को उठाता था और अपनी दृष्टि से उठाता था, और युवा उसमें शामिल थे। तो बिपिन त्रिपाठी उस अखबार से जुड़े, और उन्होंने पूरे तराई की ज़मीनों के मामलों को उसमें उठाया। और उसी समय 1972 में ये बहुत बड़ा रेल आंदोलन चला देश के अंदर, जिसकी अगुवाई जो है जॉर्ज फर्नांडीज ने की। तो उस समय जॉर्ज फर्नांडीज बहुत बड़ा नाम इस देश के अंदर हो गए थे। तो बिपिन त्रिपाठी में बहुत बड़ी चेतना थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस क्षेत्र में वहाँ से इधर आ गए द्वाराहाट, और द्वाराहाट आके उन्होंने यहाँ पर पूर्वांचल प्रहरी नाम से एक अखबार शुरू किया 70 के दशक में। और वो ये वही दौर है जब पूरे उत्तराखंड में बनों का आंदोलन चल रहा था, जब बनों का जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, और इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ आंदोलन भी देश के अंदर चल रहा था। और एक धारा ये कह रही थी, इंदिरा हटाओ का कार्यक्रम चल रहा था, और राम मनोहर लोहिया के एक नारा था कि कांग्रेस हटाओ नारा था। राम मनोहर लोहिया तो पहले खत्म हो गए थे, लेकिन केरल में एक सरकार बनी उसी नारे के साथ, कांग्रेस हटाओ के नारे के साथ। लेकिन वो एक वो बन रही थी कि एक नई व्यवस्था के खिलाफ नई एक लाइन खड़ी हो रही थी। तो 1972 में जिस समय देश के अंदर ये उथल-पुथल चल रही थी, उसी समय उत्तराखंड में बनों का आंदोलन चल रहा था। तो बिपिन त्रिपाठी ने अपने ये जो उनकी पूर्वांचल प्रहरी जो उनका अखबार था, उसके माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड में जंगलों की लूट के खिलाफ बहुत तीखे आर्टिकल लिखे, और वो पूरे प्रशासन की नज़र में थे, सबकी नज़र में थे। तो 1975 आते-आते बिपिन त्रिपाठी इतने चीज़ों इतने वो हो गए थे कि उनको 1975 में जब इमरजेंसी लगी, 25 जून 1975 में इमरजेंसी लगी, बिपिन त्रिपाठी को 6 जुलाई 1975 को गिरफ्तार कर लिया गया द्वाराहाट से। तो गिरफ्तार कर लिया गया, तो बिपिन त्रिपाठी 22 महीने उनके लेखों की वजह से। हाँ, उनकी सील हो गया, प्रेस सील हो गई, उनका अखबार बंद हुआ, उनकी कुर्की हो गई, वो सारा हो गए। बिपिन त्रिपाठी 22 महीने इमरजेंसी में जेल रहे, और वो जेल पे रहने के बाद जब वो वापस आए, तो फिर भी यहाँ एक बड़ा आंदोलन वो बनों का चल रहा था। तो बिपिन त्रिपाठी उसमें, यहाँ चाचीधार एक जगह है, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और उस आंदोलन में चिपको आंदोलन भी 1974 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ। तो बनों के आंदोलन में चिपको जुड़ गया, और चिपको के आंदोलन में सारे लोग शामिल हुए। तो बिपिन त्रिपाठी ने उसी चिपको आंदोलन के तहत यहाँ पर एक बहुत बड़ा चाचीधार का आंदोलन किया, जो चिपको आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक है। तो बिपिन त्रिपाठी उसमें भी उसमें भी वो जेल रहे। उन्होंने यहाँ के बनों की लूट के खिलाफ बहुत बड़ी लिखा भी, और सशरीर आंदोलन भी किया। ये तो 1970 की बात है। तो उसी समय बिपिन त्रिपाठी समझ नहीं पा रहे थे। बिपिन त्रिपाठी बहुत एक प्रगतिशील व्यक्ति थे, और सबसे बड़ी बात थी कि अपनी विचारधारा और जनता के सवालों के प्रति इतने कठोर और इतने निर्मम थे कि वो कभी भी किसी से समझौता नहीं करते थे, राजनीति से नहीं। तो बिपिन त्रिपाठी की बहुत महत्वपूर्ण डायरी है, उसको सब लोगों को हमेशा, उस डायरी को हमेशा लोगों ने देखना चाहिए, और बहुत जगह लोगों ने उसका जिक्र भी किया। वो डायरी क्या थी, उन्होंने लिखा था कि मैंने जेल डायरी नहीं लिखी। उस समय पूरे देश के अंदर जितने लोग जेल में रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि हम तो बहुत बड़े नेता हैं, हम तो बहुत बड़े, क्योंकि देश की कांग्रेस को हराने के लिए, इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने में हमने ये किया। वो सब अपनी अपनी कहानियाँ गढ़ रहे थे, लेकिन बिपिन त्रिपाठी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने जेल में भी उस पूरी अव्यवस्था और देश में जो अलग लड़ाई के बाद जो कर रहे थे, उनके छद्म को भी उन्होंने लोगों के सामने खड़ा किया। तो तब बिपिन त्रिपाठी जेल से बाहर आए, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस धारा में जाऊँ, क्योंकि वो जनता पार्टी से बहुत नाराज़ हो गए थे, क्योंकि जनता पार्टी भी 2.5 साल में ख़त्म भी हो गई थी। तो तब 79 में उत्तराखंड क्रांति दल का निर्माण हुआ था। तो बिपिन त्रिपाठी उसके बाद 1980 के आसपास उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए। फिर एक नई किस्म की यात्रा उनकी शुरू हुई। अभी मैं उनके पॉलिटिकल की बात कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो पूरा दौर है, वो बिपिन त्रिपाठी के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि बिपिन त्रिपाठी ने उत्तराखंड क्रांति दल के एक किस्म से ब्रेन का काम किया। उसकी एक किस्म से वो नीति निर्माता थे उत्तराखंड क्रांति दल के, और जो भी पॉलिसीज़ बनती थी, जो भी उत्तराखंड की चीज़ें होती थी, उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर जो वैचारिक जो काम थे, वो सब बिपिन त्रिपाठी कर रहे थे। तो उस समय उत्तराखंड क्रांति दल में पहला विधायक जो है जसवंत सिंह बिष्ट जी 1980 में बने, फिर 85 में काशी सिंह यादव जी विधायक बने। तो 85 से लेके 94 तक
विपिन त्रिपाठी ने उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत सारे ड्राफ्ट बनाए। इतनी सारी चीज़ें की जो कौशिक समिति की रिपोर्ट 1994 में आई, उससे पहले विपिन त्रिपाठी और उनके सहयोगियों ने ये बहुत बड़ा ड्राफ्ट बनाया था, जिसको उत्तराखंड क्रांति का ब्लूप्रिंट कहते हैं। और बहुत सुंदर ब्लूप्रिंट है वो। हमारे कोई भी विरोधी दल भी अगर उसको पढ़ेगा तो कहेगा इससे अच्छा ब्लूप्रिंट कुछ नहीं हो सकता। तो उसी में गैरसैंण राजधानी का प्रस्ताव भी उन्होंने किया। तो उस ब्लूप्रिंट को 1992 में बागेश्वर के मेले में 13-14 जनवरी 1992 में जारी किया गया। और एक किस्म से उत्तराखंड क्रांति का राजनीतिक घोषणा पत्र भी था। तो उसमें जो है उत्तराखंड के तमाम सवालों को ऐसे समाहित किया था कि अगर उसी के आधार पर अगर राज्य बना होता, उसकी तस्वीर दूसरी होती। तो विपिन त्रिपाठी ने उन तमाम उसी समय दौर में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तराखंड क्रांति दल ने 12 घंटे का बंद रखा, 18 घंटे का बंद रखा, 32 घंटे का बंद रखा, 72 घंटे का बंद रखा। उसके बाद कुमाऊँ और गढ़वाल कमिश्नरी का घेराव किया। दिल्ली में 23 नवंबर 1987 को एक बहुत बड़ी रैली हुई, जिसमें उत्तराखंड राज्य के लिए पहली बार दिल्ली में बड़ी दस्तक हुई। तो इन सारे चीज़ों में विपिन त्रिपाठी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक बहुत बड़ा आंदोलन बीच में हुआ जब 1980 में वन आंदोलन चला, तो उसके बाद हमारे हक हकूक़ों को छीन लिया गया सरकारी नीतियों ने। तो 1989 में उत्तराखंड क्रांति दल ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिसको हमारे जो सड़कें थी, जो हमारे अस्पताल थे, जो हमारे स्कूल थे, वो वन अधिनियम के कारण नहीं बन रहे थे। तो उसमें शिथिलता लाने के लिए बड़ा आंदोलन चला। हालांकि उसको मोटे तौर पर पेड़ काटो आंदोलन कहा, लेकिन पेड़ काटने की जगह उन्होंने कहा कि जहाँ हमारी सड़कें नहीं बन रही हैं वन अधिनियम के कारण, हम उन पेड़ों को काटेंगे और लेकिन दूसरी जगह उतने ही पेड़ लगाएंगे। इस ढंग से एक नारा दिया ताकि हमारी चीज़ ठीक हो। तो उस समय हुआ क्या, पूरे उत्तराखंड में जितनी सड़कें, जितने अस्पताल, जितने पंचायत घर वो वन अधिनियम के कारण रुक रहे थे, वो बने, उसमें शिथिलता आई। तो इस प्रकार से विपिन त्रिपाठी का ये मोटा मोटी जो पूरा राजनीतिक जीवन रहा है, ये रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि विपिन त्रिपाठी ने अपने समाजवादी मूल्यों को, जिस मूल्य से वो चले थे, उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो वर्गविहीन हो, जो जाति विहीन हो, जो समतामूलक समाज हो। तो उस समतामूलक समाज के लिए विपिन त्रिपाठी ज़िंदगी भर लड़ते रहे। उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। सब लोगों को उदाहरण से सीख लेनी चाहिए। जो राजनीति करते हैं उनको सीखना भी चाहिए कि राजनीति कैसे सिद्धांतों के साथ भी की जा सकती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो राम मनोहर लोहिया का जो समाजवाद है, वो एक किस्म से गांधी का परिष्कृत रूप है, शुद्ध रूप है और उसमें फ़िल्टर किया हुआ रूप है। तो गांधी के एक विचार को विपिन त्रिपाठी बहुत ज़्यादा मानते थे। वो ये था कि साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों की पवित्रता बहुत आवश्यक है। अच्छा। हम किसी साध्य को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके साधन अपवित्र नहीं होने चाहिए। उसके साधन पवित्र होंगे तभी हमारा साध्य भी पवित्र होगा। तो राजनीति में भी उन्होंने इस बात को कहा कि अगर मुझे विधायक बनना है, अगर मुझे ग्राम प्रधान बनना है, अगर मुझे क्षेत्र पंचायत सदस्य बनना है, अगर मुझे जिला पंचायत सदस्य बनना है, अगर मुझे MP बनना है, तो मैं किसी भी गलत रास्ते से वहाँ नहीं जाऊँगा। एक बात मैं कह रहा था कि विपिन त्रिपाठी के मूल्यों का जो सवाल है, विपिन त्रिपाठी जेल से 22 महीने बाद छूट के आए थे। 22 महीने बाद जेल से छूट के आए थे, तो रानीखेत तक आए। तो रानीखेत में तमाम लोगों ने उनके लिए टैक्सी बुक कराई और उन्होंने कहा कि हमारा इतना बड़ा नेता है, 22 महीने बाद जेल से बाहर आ रहा है, तो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा नेता जो है टैक्सी में जाए। उन दिनों आज जैसी व्यवस्था तो थी नहीं, तो सब लोगों ने चंदा करके उनको बरहाट टैक्सी में भेजने की जुगत लगाई। तो विपिन त्रिपाठी बताते हैं कि लिखा है उन्होंने, तो वो कहते हैं कि जैसे ही वो उस कार में बैठने लगे, टैक्सी में बैठने लगे, तो एक जम्बू और गंदरनी बेचने वाला सड़क के किनारे वो भाग के आया और उसने विपिन त्रिपाठी से कहा कि तू अपने को बहुत बड़ा नेता समझता है क्या? अच्छा। क्या हो गया 22 महीने जेल रहा तो? हाँ, तो 22 महीने जेल रहेगा तो क्या टैक्सी में जाएगा? अच्छा। हाँ, तो उसने एक शब्द कहा कि भूला अपनी औकात नहीं भूलते। अच्छा, ये विपिन त्रिपाठी जी को बोला? विपिन त्रिपाठी को उसने बोला। ये किस आदमी ने बोला? जो जम्बू गंदरनी की दुकान एक वो खोखा लगाता है। तो विपिन त्रिपाठी ने उसी समय उस कार को छोड़ दिया। अच्छा। और ज़िंदगी भर उसकी उस डायलॉग को उन्होंने याद रखा कि संघर्षों का एक इतना छोटा रास्ता नहीं होता, बल्कि हम कोई चीज़ कभी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उससे ज़िंदगी भर हम कर लेंगे, हमको आगे भी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जेल में 22 महीने रहने का मतलब ये नहीं है कि तुमने लोगों पर एहसान कर लिया, बल्कि हम उसको और आगे बढ़ाएंगे, ये उसका मतलब था। तो ये उसको गांठ बांटते हुए विपिन त्रिपाठी जब वहाँ से निकले, तो उसके बाद लोग बताते हैं, वो फोटोग्राफ्स भी उस समय के हैं, तो विपिन त्रिपाठी के स्वागत के लिए मल्ली मेरी शैली के द्वारा पर लोगों का पूरा तांता था। इतने लोग थे विपिन त्रिपाठी के उस स्वागत में। और उस स्वागत के बाद विपिन त्रिपाठी ने यहाँ पर बहुत सारे आंदोलन किए। अच्छा।
उसमें सबसे पहला उनका डिग्री कॉलेज के लिए आंदोलन है, यहाँ पॉलिटेक्निक के लिए उन्होंने आंदोलन किया। ये हमारे जो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके लिए आंदोलन किया, यहाँ के सड़कों के लिए, बिजली, पानी, रोजगार, इन तमाम चीज़ों के लिए विपिन त्रिपाठी का बहुत बड़ा एक आंदोलन रहे अलग अलग किस्म के। द्वाराहाट के विकास की जो नई तस्वीर है वो विपिन त्रिपाठी ने अपने समय में की। तो वो कई इलेक्शन भी वो लड़े लेकिन वो जीते नहीं। लेकिन 88 में वो द्वाराहाट विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख बने। लेकिन ब्लॉक प्रमुख बनना तो खैर अपनी जगह था, लेकिन उनका विकास का जो विज़न था वो बहुत व्यापक था। तो जब राज्य बना तो राज्य बनने के बाद जब पहली विधानसभा हुई तो विपिन त्रिपाठी उसकी पहली बार द्वाराहाट विधानसभा सीट से उसके विधायक बने। तो विपिन त्रिपाठी अभी 2.5 साल ही हुआ था उनको विधायक बने हुए। तो 2004 में 30 अगस्त 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि विपिन त्रिपाठी को इमरजेंसी के बाद, जेल से बाहर आने के बाद इतने सारे लोगों ने, हज़ारों की संख्या में लोग द्वाराहाट में इकट्ठा हुए उनके स्वागत में। जिस दिन विपिन त्रिपाठी खत्म हुए उस दिन द्वाराहाट से लेके विमानडेश्वर तक सिर थे लोगों के। लोग ही लोग थे पूरी सड़क में, पक्ष विपक्ष जनता सब लोग थे। वो उनकी लोकप्रियता का बहुत बड़ा एक नमूना है। सवाल के जवाब में जो विपिन त्रिपाठी जी का वृहद चित्रण आपने हमारे सामने रखा, तो अब दूसरे सवाल में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि विपिन त्रिपाठी जी ने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए क्या संघर्ष किया और आज इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम जो है वो विपिन त्रिपाठी जी के नाम पर क्यों है? पहली बात ये है कि विपिन त्रिपाठी का, जैसे मैंने विज़न कहा, विपिन त्रिपाठी की 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो विपिन त्रिपाठी ने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि सब लोग शिक्षित होने चाहिए और खाली बीए, एमए या इस ढंग की औपचारिक शिक्षा नहीं, बल्कि उन्होंने तकनीकी शिक्षा पर उनका बहुत बड़ा विज़न था। और वो कहते थे कि तकनीकी शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक चीज़ें होंगी नहीं, क्योंकि सिंपली ग्रेजुएशन वगैरह तो सब लोग करते हैं, ये है। और उन्होंने न केवल डिग्री ये इंजीनियरिंग कॉलेज ही, बल्कि वो छोटे-छोटे प्राइमरी स्कूल से लेके पॉलिटेक्निक से लेके आईटीआई से लेके तमाम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। इस इंजीनियरिंग कॉलेज का उनके दिमाग में ये आया कि पूरे आप आश्चर्य करेंगी कि उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज की कल्पना ही कोई यहाँ नहीं कर सकता था कि यहाँ खुलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ एमएनआर इलाहाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज था, या हमारा जो आईआईटी हमारा अब बना है रुड़की, ये कॉलेज था, रुड़की कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज उसको कहते थे। और तीसरा जो है पंतनगर यूनिवर्सिटी थी। ये तीनों अपने अलग अलग किस्म की थी। तो हमारे यहाँ के बच्चे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो एमएनआर में अगर निकला कोई, और पहले साधन नहीं होते थे, लेकिन विपिन दा ने उस विजन को सोचा कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं हो सकता है। तो उस समय ये सोचना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और द्वाराहाट जैसे क्षेत्र के लिए सोचने की बात थी। तो विपिन त्रिपाठी ने बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ खड़ा किया इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। पहले चिट्ठी पत्री ये वो जैसा होता है वो सब किया। फिर उसके बाद इसके लिए लंबा संघर्ष किया, आंदोलन किए, तमाम किस्म की बातें हुई। तो फिर विपिन त्रिपाठी ने, उस समय कुछ समझदार नेता भी होते थे। तो उस समय केंद्र में नारायण दत्त तिवारी जी उद्योग मंत्री थे, और राज्य में वीर बहादुर सिंह उसमें मुख्यमंत्री थे। तो होता क्या था कि विपिन त्रिपाठी की कौशल ये था कि वो अपनी चीज़ों को, इन चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से लोगों को बता पाते थे। उस समय उन्होंने इस बात को बता पाने में कामयाब हुई कि द्वाराहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हो सकता है। और उसमें दूसरी बात ये थी कि जब उन्होंने ये पूछा कि आपका जो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओगे कहाँ, ज़मीन कहाँ है, तो विपिन त्रिपाठी के पास इतना ज़्यादा ये ब्लूप्रिंट होता था, पहले से इतना होमवर्क होता था कि उन्होंने इस पूरी, जहाँ पर हम बैठे हैं इस समय, इस पूरे गाँव वालों से बातचीत करके उनको बता के इस बात को कि यहाँ पर एक इतना बड़ा संस्थान खोल रहा है तो आप सब लोगों को फायदा होगा। तो और बड़ा विरोध पहले से तैयारी तैयारी की उन्होंने, बड़ा विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोगों को क्या लगता था कि यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा तो हमारे बच्चों को थोड़ी कुछ मिलेगा, जो भी एडमिशन होंगे बाहर से आएंगे। और उनका ये खतरा इसलिए भी सही लगता था क्योंकि लोगों ने वो माहौल नहीं देखा था। लेकिन फिर भी विपिन त्रिपाठी के तमाम प्रयासों से इन सारे गाँवों की ज़मीनों को उन्होंने अधिकृत करवाया, और उनको भूमि अध्याप्त अधिनियम के अनुसार रोजगार देने की बात भी कही, और लोगों को इस बात को भी समझाया कि जब इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा तो आपके बच्चे आने वाले दिनों में उससे माहौल बनेगा। तो आपने कहा कि इनका नाम उनका इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि विपिन त्रिपाठी ने जब पहला ये 1989 में ये खुला कॉलेज, तो जब पहला बैच यहाँ आया तो यहाँ सिर्फ 2 पहाड़ के बच्चे थे। अच्छा। और वो भी एक बच्चा था मुरादाबाद का, और एक था कानपुर का। थे वो दोनों मूल पहाड़ के। अच्छा। लेकिन वहीं रह रहे थे वो। अच्छा। पहाड़ का कहीं के एक भी नहीं था। हाँ। तो लोगों की और भी पुष्टि हो गई कि हमने तो पहले ही कहा था कि हमारे बच्चे तो निकलेंगे नहीं। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मैं अभी, हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में बातचीत कर रहे थे तो यहाँ के कॉलेज के प्रशासन ने हमको बताया कि अब यहाँ लगभग बच्चे सब पहाड़ के ही हैं और लोकल के भी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में। तो इस प्रकार से विपिन त्रिपाठी ने, एक विपिन त्रिपाठी की जो वो समझ उस समय की थी, वो आज भी फलीभूत हो रही है कि हमारे लोकल के बहुत सारे बच्चे इस इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके बड़ी-बड़ी जगहों में हैं। आज जब हम
किताब कौतिक कर रहे हैं, तो उसमें इसी विद्यालय, इसी कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे हमारे साथ विदेश से बात कर रहे हैं और वो यहाँ के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर भी जी। अपनी बात रखते हैं। विपिन जी। त्रिपाठी की समझ यहाँ से विदेश तक गई उनकी है कि उसमें दूरदर्शिता थी ये। इतनी दूरदर्शिता थी। हुँ। तो उस समय सब लोगों ने कहा कि विपिन त्रिपाठी का इतना बड़ा त्याग और बलिदान है, तो हम लोगों को इसके नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज रखना चाहिए। तो हम सब लोगों ने भी प्रयास किया, तो इसलिए आज विपिन त्रिपाठी पहले ही कुमाऊँ इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से था। अब ये अपडेट भी हुआ है, अब इसका नाम विपिन त्रिपाठी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। जी। अब काफ़ी बड़ा ये कैंपस है, काफ़ी बड़ा जी। काम है और हम विपिन त्रिपाठी का इतना हाँ, जैसे कि अभी कुमाऊँ की किताब कौतिक आयोजन पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आप भी इसके एक सुचारू सदस्य के रूप में हमेशा यहाँ पर प्रतिभाग आपने किया है। तो ये किताब कौतिक आयोजन के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात ये है कि जब हमारे सारे युवा आज से कई साल पहले हम लोग मिले थे, जिसमें हेम हैं, जिसमें दयाल हैं, जिसमें शैलेश हैं, शैलेश सुप्रीति, शैलू हमारे शेखर पवन, बहुत लोग हमारे थे। एक बड़ी टीम थी जो लोग अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। इन युवाओं ने बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने इतिहास बोध, संस्कृति बोध और पहाड़ के समसामयिक सवालों को लेकर बातचीत करना शुरू किया। तो बीच में क्या हुआ कि ये लोग अपने-अपने जैसा होता है वो कारोबार और ये सब चीज़ में इधर-उधर सब लोग चले गए। तो लेकिन ये जहाँ-जहाँ गए, इन्होंने वहाँ-वहाँ अपने इन कामों को करना शुरू किया। तो जैसे हेम और दयाल इधर आ गए थे रुद्रपुर का, तो इन्होंने यहीं क्रिएटिव उत्तराखंड के नाम से अपना वो सब काम करना शुरू किया। तो पिछले दिनों इन लोगों ने एक और काम किया कि जो हम ये सब चीज़ सोचते थे, उसको व्यावहारिक रूप में लाने के लिए इन्होंने एक और काम किया। कुमाऊनी शब्द संपदा के नाम से हमारी स्थानीय भाषा कुमाऊनी गढ़वाली को लेकर उसको बढ़ाने को लेकर भी और उसी के आलोक में चीज़ों को देखने की कोशिश भी की। तो उससे एक पूरे पहाड़ का चित्र और पहाड़ की चीज़ें तो समझ में आने लगी, लेकिन उसी समय इन लोगों के मन में विचार आया कि हम पढ़ने की संस्कृति को लेकर एक आंदोलन चलाएँ। एक किस्म से पढ़ने की संस्कृति का आंदोलन है और चूँकि आप समझती हैं कि आज के युग में पढ़ने का अब उतना रहा नहीं, लेकिन अब भी एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो पढ़ता है, लेकिन उसके लिए चेतना के लिए ज़रूरी है कि इस ढंग के कार्यक्रम हों। देश और दुनिया में बहुत बड़े पुस्तक मेले होते हैं। दिल्ली का जो पुस्तक मेला है, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, बहुत बड़ा मेला होता है, देश दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं। लेकिन हमारे और वो फेस्ट अब और जगह भी बहुत सारे हो रहे हैं। लेकिन इसका मतलब दूसरा है। आप 2 चीज़ देखिए, ये शब्दों पर भी जा सकती हैं आप। एक बुक फेयर है और एक लिटरेरी फेस्ट है और एक है किताब कौतिक। इन शब्दों में बहुत बड़ा अंतर बहुत है। बड़ा अंतर है। एक क्या है कि उसकी जो उसके शब्द है, जो उसका बोध है, वही हमको बताता है कि हम किस बात को करना चाहते हैं। तो किताब कौतिक अपने आप में पहाड़ के उस पूरे बोध के साथ चलने का है, जिसमें हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, इतिहास बोध के साथ चलते हैं, संस्कृति बोध के साथ चलते हैं और एक बेहतर समाज बनाने की तरफ उन लोगों को तैयार करते हैं जो नई पीढ़ी है। और यहाँ पर जिस ढंग के कार्यक्रमों को इन्होंने ड्राफ्ट किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुस्तक मेले का मतलब ये किताब कौतिक या पुस्तक मेले का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने किताबों को दिखा दिया, बल्कि ये भी है कि उन किताबों को लिखने वाले लोग कौन हैं, उन किताबों पर बात कैसे जो हो चर्चाएँ हैं और हुई। आज के विषय क्या हैं, साहित्य के विषय क्या है, सिनेमा क्या है, आपका रंगमंच क्या है, इन तमाम चीज़ों पर जो ये बृहद काम है। और इस कौतिक के माध्यम से आज इसी द्वारहाट में देखिए, मैं अभी तो ये 500 किताब कौतिक है, इससे पहले टनकपुर में हुआ था। उसके बाद हम बैजनाथ में किया था, फिर हमने चंपावत में किया था, उसके बाद पिथौरागढ़ में किया था, ये 5वाँ है। और आप ये समझिए कि अभी जब हम द्वारहाट में हैं, तो अभी जो 3 दिन का किताब कौतिक हुआ था, उसके पहले दिन इस बात को समझिए, किताब कौतिक तो अपनी जगह है, लेकिन इन 9 जगहों पर देश के जाने-माने विशेषज्ञों ने बच्चों को, उन दूरस्थ स्कूलों के बच्चों को उन विषयों के बारे में बताया जो यहाँ के बच्चे कभी कल्पना में सोच भी नहीं सकते कि हम उन लोगों से बात करेंगे। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो द्वारहाट का पुस्तक मेला है, वो इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही सक्सेसफुल है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि द्वारहाट में जिसको हम शास्त्रीय चेतना, इतिहास, संस्कृति तमाम चीज़ों के साथ जोड़ के देखते हैं और शैक्षिक एक बहुत बड़े आप ये कहें कि हब के रूप में भी ये माना जाता है, क्योंकि ये वो द्वारहाट वो जगह है जहाँ पर 1880 में ही मिशन स्कूल खुल गया था और पहाड़ में खुलने वाले सबसे पुराने स्कूलों में से एक वो भी था। तो इसलिए हम जब इतिहास, वर्तमान और भविष्य की सारी चीज़ों, कड़ियों को जोड़ते हैं, तो हमको लगता है कि ये किताब कौतिक इन तीनों चीज़ों को परिभाषित भी करता है और इन तीनों के प्रति लोगों में एक चेतना भी जगाता है और बच्चों में, लोगों में, सब में जो वो था। इसलिए ये जो द्वारहाट का किताब कौतिक है, मुझे लगता है कि ये मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम आगे बढ़े, मैं शुभकामनाएँ भी देता हूँ और उसके साथ जुड़े होने के कारण हम इसको और बेहतर करेंगे, ये हम आपको विश्वास जी, दिलाते हैं। तिवारी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज ये जो एपिसोड था, ये हमारा डेडिकेटेड था विपिन त्रिपाठी जी को।
और जाने से पहले मैं एक छोटा-सा सवाल आपसे हुँ, पूछूँगी जी। संक्षिप्त रूप में हुँ, कि विपिन त्रिपाठी जी के संदर्भ में बताइए कि एक जन नेता को कैसा होना चाहिए? पहले मैंने आपसे कहा कि पहले ही मैंने कहा था कि जैसे विपिन ट्रैट ने कहा था कि शांति को प्राप्त करने के लिए साधनों की पवित्रता हुँ, बहुत हुँ। आवश्यक है। लेकिन जब चीज़ें बदली हैं हुँ, आज राजनीति में तो सबसे पहला बात ये है कि हमारे लोग राजनीति से डरते हैं हुँ, और वो समझते हैं कि हमारे जिस ढंग डेमोक्रेसी हमारी हो गई है, विशेषकर वोट की राजनीति जिस ढंग से हमारे देश में हुई है, हुँ, इन आज़ादी के 75 सालों में हमने लोगों को ये ही बता दिया है कि राजनीति में जितने भी लोग आते हैं, वो अ, अपने साधनों से ही आते हैं। हुँ, उनको कभी ये नहीं बताया कि हमारे वोट की ताकत पर हम बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हुँ, रोज़गार की बात कर सकते हैं। हुँ, तो सबसे एक जो विपिन त्रिपाठी जैसे जननायक बनने की पहली शर्त ये है कि हम जनता के प्रति, जनता के सवालों के प्रति प्रतिबद्ध हों हुँ, और ईमानदारी के साथ काम करें हुँ, और हुँ, बहुत जनता के साथ बहुत अंदर तक उनकी संवेदनाओं को समझने की हम पर ताकत होनी चाहिए। हुँ, हुँ, वह तब होगी हुँ, जब हम हुँ, पढ़ेंगे, लिखेंगे और हुँ, गुनेंगे भी और समाज को बहुत संवेदन दृष्टि से देखेंगे। हुँ। वही नेता बेहतर हो सकता है, विपिन त्रिपाठी वही बन सकता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पुनः और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों को कि आज इस वार्ता के ज़रिए यहाँ द्वाराहाट की जितनी भी नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उन्हें बहुत कुछ अपने इस जननेता विपिन त्रिपाठी जी के बारे में जानने को मिला होगा। आप सभी का धन्यवाद।